बेटा हम लोग पाउल्ट्री फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे थे, और पाउल्ट्री फार्मिंग का मतलब है फाउल्स जो होते हैं यानी हैन, यानी कि चिक्स, उन चिक्स का, ब्रॉयलर का और लेयरिंग का आपको बता दिया था मैंने कि क्या होते हैं ब्रॉयलर लेयर, उनकी रेयरिंग कैसे की जाती है, उनकी केयर कैसे की जाती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि उनको कौन कौन सी डिजीज होती हैं, उनकी क्या, उनको क्या क्या चीज़ें खाने के लिए दी जाती हैं, उनमें कौन कौन सो, उनको कौन कौन, उनका हैबिटेट कैसा बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्ट ऑफ फॉर पाउल्ट्री। एग एंड ब्रॉयलर, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन फॉर पाउल्ट्री। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन ऑफ फॉर पाउल्ट्री। ठीक है, क्या किस तरीके से इनको क्या करना चाहिए, विटामिन ए, विटामिन ई, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मीट के लिए अगर कर रहे हैं, यानी कि ब्रॉयलर के लिए अगर कर रहे हैं तो मीट के लिए उनको ज़्यादा फैट होना चाहिए उसमें। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से, किस तरीके से उनको केयर की जाती है और क्या क्या चीज़ें उनको खिलाई जाती हैं, ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी है बेटा। तो ब्रॉयलर चिकन्स, ब्रॉयलर chickens are fed with vitamin rich, fed with vitamin rich supplementary, vitamin rich supplementary feed for good growth rate for good growth rate, good growth rate and better feed efficiency, and better feed efficiency, better feed efficiency, care is taken to avoid mortality, care is taken to avoid mortality and to maintain feathering and carcass, carcass ये मैं आपको बताऊंगी अभी, carcass quality, they are produced, they are produced as broilers and sent to market for meat purpose, for meat purposes. Broiler and air layers have different housing, nutritional and environmental and
environmental requirements. Environmental requirements. The daily food requirement, the daily food requirements, the daily food requirement for broilers is protein rich with adequate fat, with adequate fat, the level of vitamin A, the level of vitamin A and K is kept high, in the poultry fields, in the poultry fields, in the poultry fields. ठीक है, so these are the broiler and layering production. So broiler chickens are fed with vitamin rich supplementary feed for good growth rate and better feed efficiency. ब्रॉयलर को या एग लेइंग होंगी फाउल्स, उनको विटामिन रिच फूड देना चाहिए जिससे कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी आ सके फैट को एब्जॉर्ब करने की. केयर इज टेकन टू अवॉइड मॉर्टेलिटी एंड टू मेंटेन फैदरिंग एंड कार्कास क्वालिटी. ठीक है, ये यहाँ ये बताया गया है कि मॉर्टेलिटी को मतलब इस तरीके से केयर की जानी चाहिए फाउल्स की कि उनकी मॉर्टेलिटी ना हो. मॉर्टेलिटी मतलब डेथ ना हो, मतलब कुछ भी ऐसी डिजीज ना हो उनको, या उनको प्रॉपर फीड कराना चाहिए, प्रॉपर फूड देना चाहिए जिससे कि वो मरना चाहिए. तो मॉर्टेलिटी को अवॉइड करना चाहिए, मॉर्टेलिटी में मरने नहीं चाहिए वो फॉल्स. ठीक है, एंड टू मेंटेन फैदरिंग एंड कार्कास, उनके फैदर्स अच्छे से आने चाहिए, बनने चाहिए. कार्कास क्वालिटी का मतलब उनमें फैट की क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए. कार्कास क्वालिटी का मतलब है कि हमें ऐसा फूड देना चाहिए उन फाउल्स को जिससे कि उनके अंदर फैट और विटामिन रिच उनका मीट बने, विटामिन फैट और प्रोटीन रिच फूड बने. उनका जो मीट है उसमें विटामिन हो, प्रोटीन हो और फैट हो. ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए और ये क्वालिटी कहलाती है कार्कस क्वालिटी. क्या कहलाती है? कार्कस क्वालिटी. तो कार्कस क्वालिटी का मतलब क्या है? कार्कस क्वालिटी का मतलब ये है कि जिस ब्रॉयलर को मीट के पर्पज से ग्रो करा जा रहा है उस ब्रॉयलर के मीट में विटामिन, प्रोटीन और फैट सारी चीज़ें होनी चाहिए. इस तरीके से उनको फीडिंग करवाना चाहिए. ठीक, दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर एंड सेंड टू मार्केट फॉर मीट पर्पस, और उनको ब्रॉयलर की तरह से भेजा जाता है, मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है मीट के लिए. तो ब्रॉयलर में कार्कस क्वालिटी बहुत होनी चाहिए जिससे कि उनका मीट ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाए. ठीक, ब्रॉयलर एंड एग लेयर्स हैव डिफरेंट हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट. ब्रॉयलर और एग लेयर्स जो होते हैं, यानी कि मीट के पर्पज से जो फाउल्स को ग्रो किया जा रहा है या एग के पर्पज से जिन फाउल्स को ग्रो किया जा रहा है, लेयर्स यानी एग के लिए, एग्स प्रोड्यूसिंग, और ब्रॉयलर यानी मीट प्रोड्यूसिंग. तो अगर मीट के पर्पज से उनको कल्चर किया जा रहा है या एग के पर्पज से किया, तो दोनों के लिए हाउस अलग अलग होते हैं, दोनों की न्यूट्रिशनल क्वालिटी अलग अलग होती है. क्योंकि जो मीट के पर्पज से हम लोग केयर करें, जिसके हम मीट के पर्पज से केयर कर रहे हैं उसके अंदर फैट ज़्यादा होनी चाहिए. लेकिन जिसको हम मीट के पर्पज से केयर नहीं कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग एग के लिए केयर कर रहे हैं, एग के लिए फीड करा रहे हैं, तो उनको रहने की जगह भी उनकी अलग अलग होती हैं. ब्रॉयलर की और एग लेयर्स की उनके न्यूट्रिशन की क्वालिटी भी अलग अलग होती है. फैट वाला फूड ज़्यादा चाहिए होता है मीट वाले को, और प्रोटीन वाला ज़्यादा फूड चाहिए होता है किसको? ब्रॉयलर को. ठीक है, द डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर इज प्रोटीन रिच विथ एडिक्वेट फैट. ब्रॉयलर में फैट होना चाहिए. द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज कैप्ड हाई इन द पाउल्ट्री फीड्स. ठीक है बेटा, तो ब्रॉयलर में क्या होना चाहिए? प्रोटीन रिच एंड फैट बहुत होना चाहिए. उसमें फैट होगा तभी तो उसमें मीट के पर्पज से उसको
यूज किया जाएगा। तो दिस इज द एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन फॉर पाउल्ट्री। कारकास क्वालिटी याद रखिएगा, ठीक है। एग और ब्रॉयलर में डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग एंड ब्रॉयलर, ये डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको एक बार, फिर हम लोग इसके बाद ये देखेंगे कि ये जो एग और ब्रॉयलर के जो हाउस होते हैं इनको मेंटेन कैसे किया जाता है, इनका जो शेल्टर होता है उस शेल्टर को कैसे मेंटेन करते हैं, किस तरीके का इनका शेल्टर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शेल्टर ऑफ पाउल्ट्री, किस तरीके का इनका शेल्टर बनाना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेंटेनेंस ऑफ द शेल्टर। पाउल्ट्री फार्मिंग में मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा शेल्टर की। मेंटेनेंस ऑफ द शेल्टर। नंबर 1, प्रॉपर क्लीनिंग, proper cleaning and sanitation of the shelter. Proper cleaning and sanitation sanitation of the shelter maintenance of temperature, maintenance of temperature and hygiene, temperature and hygiene in the shelter. नेक्स्ट इज प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन। एंड फोर्थ, लार्ज एरिया फॉर शेल्टर, लार्ज एरिया फॉर शेल्टर to make it spacious. Preventive and control checks, preventive and control checks to reduce disease, and pest occurrence, disease and pest occurrence, ठीक है। So this is the shelter, how we can maintain the shelter of the poultry. प्रॉपर क्लीनिंग एंड सैनिटेशन ऑफ द शेल्टर, प्रॉपर क्लीनिंग साफ सफाई होनी चाहिए बेटा। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, लार्ज एरिया होना चाहिए जिससे कि दूर दूर रखा जा सके, स्पेशियस होना चाहिए यानी कि
प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल चेक्स टू रिड्यूस डिजीज एंड पेस्ट अग्रेंस, उनको कंटिन्यूएशन में रेगुलर उनका चेकअप कराना चाहिए जिससे कि उनको वो डिजीज ना हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ाएंगे, डिजीजेस की कौन कौन सी डिजीजेस पाउल्ट्री में हो सकती हैं। ठीक है, वायरस से, बैक्टीरिया से, वो वाली डिजीजेस पढ़ेंगे बेटा। तो पाउल्ट्री डिजीजेस एंड देयर प्रिवेंशन, पाउल्ट्री डिजीजेस एंड देयर प्रिवेंशन, कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं पाउल्ट्री में और उनको कैसे, उनसे कैसे बचा जा सकता है। दिस इज द पाउल्ट्री डिजीजेस। देखिए हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं। फंगस डिजीज हो सकती है, फंजाई से एस्परजिलोसिस नाम की डिजीज हो सकती है, एस्परजिलोसिस नाम की डिजीज हो सकती है। वायरस से फाउल पॉक्स हो सकता है, फाउल पॉक्स, बर्ड फ्लू, एंड डर्मेटाइटिस, बर्ड फ्लू एंड डर्मेटाइटिस, वायरस से। बैक्टीरिया से डायरिया, कॉलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस पैरासिटिक डिजीज भी हो सकती हैं इसमें, पैरासिटिक पैरासाइट्स पैरासाइट्स से हो सकती हैं, एस्केरिड्स, सीकल एंड कैपिलेरिया, सीकल एंड कैपिलेरिया। These are the diseases in the poultry. फंजाई से एस्परजिलोसिस हो सकती है, वायरस से फाउल पॉक्स हो सकता है, बर्ड फ्लू आपने सुना ही होगा, डर्मेटाइटिस स्किन की डिजीज होती है, डर्मेटाइटिस यानी स्किन की डिजीज। बैक्टीरिया से डायरिया हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। पैरासाइट से एस्केरिडिस हो सकती है, सीकल हो सकती है और कैपिलेरिया। ये डिजीजेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, पाउल्ट्री की डिजीजेस पूछी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पाउल्ट्री की डिजीजेस पूछी जाती हैं बेटा। ठीक है, देख लीजिए इनको एक बार। तो ये तो पैथोजन से होने वाली डिजीजेस हैं पाउल्ट्री में, ये पैथोजन से होने वाली डिजीज हैं। कुछ ऐसी डिजीज भी हो सकती हैं पाउल्ट्री में जो कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी यानी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से उनको हो रही, जैसे हम लोगों के अंदर विटामिन की कमी से डिजीज हो जाती है, प्रोटीन की कमी से डिजीज हो सकती है। सेम इसी तरीके से ये जो पाउल्ट्री होती हैं इनके अंदर भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हमें किस तरीके से इनको प्रिवेंट रखना चाहिए वो हम अब बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचने के लिए उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में जिस तरीके से हमें डाइट चाहिए होती है सेम उस तरीके से ये ब्रॉयलर या एग लेयर्स को भी कंप्लीट डाइट चाहिए होती है जिससे कि इनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज ना हो। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी तो ये मर भी सकते हैं उससे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस से किस तरीके से प्रिवेंशन किया जा सकता है। पाउल्ट्री को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज से किस तरीके से बचाया जा सकता है जिससे कि उनको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी डिजीज ना हो। Poultry also
suffer from nutritional deficiency disease, from nutritional deficiency diseases, nutritional deficiency diseases, and these diseases can be prevented by providing nutritional diet, to poultry birds, proper cleaning and sanitation of shelter, and sanitation of shelter. Third, vaccination of poultry birds, vaccination of poultry bird can prevent the occurrence of infectious diseases. Loss of poultry during an outbreak of disease can also be reduced by proper vaccination. And the fourth is spraying of disinfectants at regular intervals in the shelter. ठीक है, तो इस तरीके से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को बचाया जा सकता है। ठीक, देखिए, poultry also suffer from nutritional deficiency diseases and these diseases can be prevented by providing nutritional diet to poultry birds। पूरा न्यूट्रिशन, जैसे कि हम लोगों को बैलेंस डाइट चाहिए होती है, सेम इनको भी पूरी डाइट देनी चाहिए। प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, सैनिटेशन अच्छे से होना चाहिए शेल्टर जो इनका है। वैक्सीनेशन ऑफ पोल्ट्री बर्ड कैन बी प्रिवेंटेड अकरेंस ऑफ इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन करवाया जाना चाहिए, ठीक है ना, बर्ड्स का वैक्सीनेशन होना चाहिए। लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन। अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो ये पोल्ट्री धीरे धीरे करके खत्म भी हो सकती है, लॉस हो सकता है इसका। स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स इन द शेल्टर। तो डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं बराबर उनको कुछ इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे उनका रेगुलर इंटरवल्स पर, कुछ दिन बाद रेगुलर इंटरवल्स पर
उनको डिसइंफेक्टेंट जो भी केमिकल है उससे स्प्रे किया जाना चाहिए उनके शेल्टर में, जिससे कि जो भी पैथोजन होंगे, डिजीज के पैथोजन होंगे, वो सभी खत्म हो जाए और उन पोल्ट्री को कोई डिजीज आगे ना हो। प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे होना चाहिए, शेल्टर की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों से शेल्टर को यानी कि पाउल्ट्री को बचाया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा बेटा यहाँ पर पाउल्ट्री फार्मिंग खत्म हुआ। आपने कैटल फार्मिंग पढ़ लिया, आपने पाउल्ट्री फार्मिंग पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है फिशरीज, फिश प्रोडक्शन, और फिश प्रोडक्शन के बाद बीज प्रोडक्शन, हनी बी का। ठीक है, ये दो और आपके रह गए इस चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा फिश प्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है।